पाकिस्तान में बौखलाहट है क्योंकि जो 5 फैसले सीसीएस की बैठक में लिए गए, जिसमें से एक बेहद बड़ा फैसला वाटर स्ट्राइक का है, उसके बाद पाकिस्तान में तनाव का माहौल बना हुआ है। साफ तौर पर खौफजदा पाकिस्तान है, बौखलाहट वहां पर देखने को मिल रही है। पहलगाम आतंकी अटैक, जिससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए करने वाली है। एनआईए जिसकी भूमिका शुरुआत से ही हमने देखी, एनआईए को गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। जिस तरीके से हलचल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में शुरुआत से ही देखी गई थी, एनआईए की टीम वहां पर पहुंची हुई थी घाटी में, जहां ये पूरे हमले को अंजाम दिया गया था, वहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची थी। लगातार वहां से तमाम चीजों को इकट्ठा किया गया और जांच पड़ताल की जा रही है। तो पहलगाम आतंकी अटैक से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करने वाली है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको गृह मंत्रालय ने अब जांच सौंप दी है, जो कि लगातार यहां पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ आशिक मीर पहलगाम से, अजय जांड्या जम्मू कश्मीर से, आदित्य वाधवा दिल्ली से जुड़ गए हैं। तीनों के पास चलेंगे, जानकारियां लेंगे। सबसे पहले आदित्य, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार शुरुआत से ही हमने देखा एनआईए की भूमिका नजर आ रही थी, अब गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंप दी है, क्या कुछ और जानकारी? जी हर्षा, बिल्कुल। गृह मंत्रालय ने जो है एनआईए को ये जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी जांच साफ सौंप दी है। और हमने पहले भी ऐसा देखा है कि जितने भी टेरर केसेस होते हैं एनआईए ही उसको इन्वेस्टिगेट करती है। पूरे हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन होगी कि कितने, क्योंकि ये साफ है कि पाकिस्तान का इस पहलगाम टेरर अटैक में हाथ है और पाकिस्तानी जो संगठन है, आतंकी संगठन लश्कर, उसका इसमें पूरा पूरा हाथ है। तो अब पूरा प्रक्रिया से एनआईए जो अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है उससे उससे लगातार अपना जांच करेगी। और अब देखने वाली बात रहेगी कब तक इसमें अरेस्ट भी और होने की संभावना है। और आज ही अगर हम बता दें, विदेश मंत्रालय ने जो पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए जो वीजा के लिए डेडलाइन रखी थी, वो आज वीजा उसकी डेडलाइन समाप्त हो रही है। हालांकि जो जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत मेडिकल वीजा पे आए थे, उनकी जो तारीख है वो 29 अप्रैल तक लागू है। और 29 अप्रैल के बाद उनको भारत छोड़ना होगा, नहीं तो उनका अरेस्ट भी हो सकता है। और हमने ऐसा भी देखा भी था कि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने एक रिक्वेस्ट डाली है कि जितने भी पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस अटारी बॉर्डर से वापस जाने दिया जाए। जी हर्षा, बिल्कुल, लगातार पलायन भी देखा जा रहा है। आज आखिरी तारीख है। आशिक, अब आपके पास आऊंगी। पहलगाम में इससे पहले भी एनआईए की टीम पहुंची थी, तमाम तरह की जांच पड़ताल उन्होंने वहां पे की थी। अब जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, गृह मंत्रालय ने जांच पूरी तरीके से एनआईए को सौंप दी है। अनम्यूट कीजिए आशिक। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से इस घटना के अगले ही दिन नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए जो है घटना स्थल पर पहुंची और वहां पर उन्होंने तमाम तर चीजों का जायजा लिया। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अब ये बताया जा रहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को जो है ये मामला सौंपा गया है ताकि पाकिस्तान को पुख्ता सबूत जो है वो दिए जाए। फिलहाल जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, गृह मंत्री के आदेश के बाद जो है लगातार अगर हम देखें तो पाकिस्तान में तनाव का माहौल बना हुआ है। और वहां पर हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना जो है वहां पर आर्टिलरी रिमूव कर रही है, जितनी भी एलओसी एरियाज है। फिलहाल हमने देखा कि आज भी जो है पूरी सेक्टर के लीपा वैली से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से कल शाम को जो है बिल्कुल, लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्शन बेहद ज्यादा तेज है। आशिक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। पहलगाम हमले के बाद फिर आतंकियों का हमला देखने को मिला है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों की फायरिंग देखी गई। व्यक्ति पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई हैं। व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। एक व्यक्ति पर आतंकियों ने ये गोलियां बरसाई हैं। कायराना हरकत एक बार फिर देखने को मिली। व्यक्ति की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। आशिक, मैं आपके पास आऊंगी। पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर आतंकियों का यह हमला देखा गया है, क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर?
देखिए बिल्कुल हर्षा, कल शाम को उत्तरी कश्मीर के हंदवारा के इलाके में आतंकियों ने गुलाम रसूल नामी एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 45 साल बताई जा रही है, उस पर नजदीक से गोलियां चलाई। और मौके के पर जो जब सुरक्षा बलों के जवान वहां पर पहुंचे तो गुलाम रसूल को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें रेफर श्रीनगर के अस्पताल जो है किया गया है। फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया गया है जहां पर ये अटैक हुआ है, तो हमलावर जो है उनकी तलाश जो है वहां पर लगातार चल रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कश्मीर घाटी में कई जगहों पर इस समय भी एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इन एंटी टेरर ऑपरेशन के जरिए जो है कई सारी लीड्स भी मिल रही है, कई सारे OGW को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कल शाम को हंदवारा के इस इलाके में जो है आतंकियों ने नजदीक से गोलियां चलाई। गुलाम रसूल के घर के पास ही जो आतंकी थे और इस एरिया को जो है पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने बिल्कुल उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में एक बार फिर से आतंकियों की कायराना हरकत देखने को मिली। अजय, आतंकी यहाँ पर बाज नहीं आ रहे हैं लगातार एक्शन के बावजूद। हर्षा, देखिए जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है, उसके बाद अब बौखलाहट आतंकियों की दिख रही है कि मासूम लोगों को टारगेट करना, पहले टूरिस्ट को टारगेट बनाया और गुलाम रसूल जो कि जिनको एक बार फिर से देर रात जो है वो टारगेट किलिंग करने की अटेम्प्ट की गई है, वो अपने आप में बताती है बौखलाहट है। क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों के बारे में जानकारियां अब आम लोग जो है वो सुरक्षा बलों से साझा कर रहे हैं, उसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तानी आतंकी और ये जो आतंकी कश्मीर में सक्रिय हैं वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपको बता दूं कि गृह मंत्री की बैठक के बाद एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो सुरक्षा बलों का शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर और टेररिस्ट रहे हैं या छुपे हुए हैं, उनको मार गिराने की कवायद चल रही है। कल भी 150 से ज्यादा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई, कईयों को जो है वो हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकी सक्रिय हैं, इन आतंकियों को मदद देने के लिए जो लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो मदद देते हैं, जिसके कारण ये आतंकी जो हैं वो छुपे रहते हैं या फिर किसी भी तरीके से जब भी इन्हें मौका मिले वो आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों को या सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। जो पहलगाम हमला हुआ है उसमें भी जो जानकारियां मिल रही हैं कि आतंकियों को जब वहां पहलगाम में हमला करना था उससे पहले वहां पर काफी समय तक उन्होंने रैकी की। जो लोकल टेररिस्ट थे उन्होंने वहां पर तमाम अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके जो है वहां पे अपनी नेटवर्क को बिछाया और उसके बाद मूवमेंट कहां से होगी, कहां से आएंगे, कहां जाएंगे, ये तमाम चीजें बिल्कुल अजय, बेहद जल्दी इन सभी को ढूंढ निकाला जाएगा। एक्शन भी लगातार जारी है। आप सभी के पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बलों ने अब तक 8 आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया है। धमाके के साथ ही 8 आतंकी हैं जिनके घर को ढहा दिया गया है। आतंकियों की तलाश के लिए घाटी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 8 आतंकी जिनके घरों को ढहाया गया है, लेकिन ये महज शुरुआत है। लगातार मुंहतोड़ जवाब देने की यहां पर तैयारी है। आतंकवाद पर लगातार एक्शन है, ग्राउंड पर एक्शन बढ़ता चला जा रहा है। इसी कड़ी में 8 आतंकी जिनके घरों को ध्वस्त किया गया है और वहीं आतंकियों की तलाश के लिए घाटी में जगह जगह सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आशिक, क्या कुछ और जानकारी? 8 ऐसे आतंकी हैं जिनके घरों को यहां पर ढहा दिया गया है। लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लगातार वहां पर पूछताछ भी जारी है और लोग भी वहां पर पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल हर्षा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से अब रणनीति बदली गई है और इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि आतंकवाद पर किस तरह से प्रहार किया जा रहा है। हमने देखा दक्षिणी कश्मीर के कई एक इलाकों में आतंकी जो कि अभी भी सक्रिय है, उनके घरों को किस तरह से उड़ाया गया। एक तरह की अगर हम देखें तो पुलिस ने एक लिस्ट जो है शाया किया है जिसमें साफ तौर पर उन एक्टिव टेररिस्ट का नाम है जो एक्टिव टेररिस्ट इन्वॉल्व है किसी न किसी आतंकी गतिविधि में। और हमने देखा कि जिस तरह से आदिल और आसिफ के घरों को पहले ध्वस्त किया गया और उसके बाद कई सारे जो भी आतंकी है कश्मीर घाटी के, उनके घरों को जो है एक एक करके जो है उड़ाया जा रहा है। और कल हमने देखा कि उत्तरी कश्मीर के कुपवारा के इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक और आतंकी जिसका नाम फारूक है,
वो काफी टाइम से सक्रिय है और ये फारूक जो है 2018 से लगातार पाकिस्तान में है और वहां से ऑपरेट कर रहा है। कल शाम को इसके घर को भी उड़ाया गया और फिलहाल जो एक लिस्ट आया है 175 ऐसे नाम है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हो या घाटी के अंदर टेररिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके अलग अलग जितने भी घर है, इनकी जितनी भी संपत्ति है, हमने आज से पहले देखा था कि इनकी संपत्तियों को जो है प्रूव किया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से अब लगातार रणनीतियों को बदला जा रहा है कि किस तरह से आतंकवाद को रोकना है जम्मू कश्मीर में, तो बिल्कुल आशिक, जैसे जैसे इनपुट मिलता जा रहा है लगातार इनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। आप सभी के पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त डर है। पाकिस्तान ने भारत के डर से आतंकी आखाओं को छिपाया हुआ है। हाफिज सईद, मसूद अजहर को अज्ञात जगह छिपाया हुआ है। आज पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर चीफ का कार्यक्रम होना था, लेकिन अब वो कार्यक्रम नहीं हो रहा। उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया क्योंकि सभी यहाँ पर सीक्रेट जगह पर छुपे हुए हैं, सीक्रेट जगह की पनाह ले ली है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान खौफजदा है कि भारत यहाँ पर कोई बेहद बड़ा हमला जिसको अंजाम दे सकता है, उसके बाद का तनाव की स्थिति है। लगातार तस्वीरें भी दिखाई, अपडेट्स भी आपको दिए, लेकिन इसी बीच हाफिज सईद, मसूद अजहर अज्ञात जगह पर छुपे हुए हैं। और वहीं आज को आपको बताएं, पाक के मुरीदके में लश्कर के चीफ का कार्यक्रम होना था। ये तमाम वही लोग हैं जो गीदड़ भपकियां दे रहे थे, लेकिन आप देखिए खून बहाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर दुबक्कर बैठ गए हैं, सीक्रेट जगह की पनाह ले ली है। अजय, आपके पास आऊंगी मैं। अजय, आज पाकिस्तान जी जिस तरीके से हर्षा देखा गया है कि अमेरिका पे जब हमला हुआ था 9/11, उसके बाद अमेरिका ने कार्रवाई की और उसके बाद लादेन को ढूंढा और उसको मार गिराया। मुझे लगता है कि उसी तरह का डर अब हाफिज सईद और बाकी जो आतंकी कमांडर हैं उनको डर सताने लगा है। जो जानकारी है अमेरिका में होने वाले कार्यक्रम जो हाफिज सईद का होना था, जिसको लेकर वहां की सरकार हमेशा जो है इनको पूरा सपोर्ट करती है, सेना सपोर्ट करती है, तो उस कार्यक्रम को रद्द किया गया है क्योंकि जानकारी है कि हाफिज सईद के मारे जाने की जो तैयारी है या फिर उसको मार गिराने की तैयारी जो है वो हो सकती है। और इसी चीज का डर जो है हाफिज सईद और पाकिस्तानी सरकार को जो है वो सता रहा है। जो लग रहा है कि किसी भी तरीके से हाफिज सईद की जान बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार जो है वो लगी हुई है। और आपको बता दूं, जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस हाफिज सईद को और उसके बाकी साथियों को, लश्कर के या जैशे मोहम्मद के चीफ को वहां पर पनाह दी है, यही वजह है कि आज दुनिया में पाकिस्तान खुद टारगेट बना हुआ है। और पाकिस्तान में इसका डर सता रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, मगर सबसे ज्यादा डर उनको जो है हाफिज सईद का है कि हाफिज सईद पर भी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो हो सकता है। बिल्कुल, लगातार गीदड़ भपकियां देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से बंकरों में पनाह ले रहे हैं, छुपकर बैठ गए हैं। और ये वही हाफिज सईद हैं जिनको सजा हो रखी है जेल की, उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से बाहर घूम रही हैं, घूमते फिरते नजर आ रही हैं और अब हालांकि दुबक्कर बैठ गए। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, पहलगाम हमले पर भारत के साथ ईरान आ गया है। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बातचीत की है, आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। एक दिन पहले ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश भी की थी। लगातार विश्व पटल पर पाकिस्तान की किरकिरी, और इसी बीच हमने देखा किस तरीके से लगातार भारत को सपोर्ट मिला था, सभी मदद का हाथ बढ़ा रहे थे। और इसी बीच ईरान ने भी अब मध्यस्थता की पेशकश की है और एक दिन पहले ही ईरान ने ये मध्यस्थता की पेशकश की। इस पूरे व्याख्या को निंदनीय बताया है और पहलगाम हमले पर भारत के साथ खड़ा है ये बोलता हुआ नजर आया है। हमारे साथ लगातार आदित्य भी जुड़े हैं, उनसे लेंगे जानकारी। आदित्य, हमने देखा किस तरीके से विश्व भर का सपोर्ट भारत को मिल रहा है, इसी बीच अब ईरान भी मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है भारत के लिए। जी बिल्कुल हर्षा, ईरान ने मतलब इंटरवीन करने के लिए बोला है कि हम अगर टेंशंस जो है भारत और पाकिस्तान में डीएस्केलेट करने में अपना योगदान दे सकते हैं तो डेफिनेटली करेंगे। उन्होंने जो
जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका ये नोट आया कि हमारे भारत और पाकिस्तान से दोनों से ही रिश्ते अच्छे हैं, और अगर किसी भी तरह से हम मध्यस्थता दे सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं टेंशन को कम करने के लिए, जो अभी भारत और पाकिस्तान में तनाव भरा हुआ है, हम पूरा उसका वो करेंगे। और ईरान ने अपील भी करी है कि दोनों भारत पाकिस्तान अपनी जो भी इश्यूज हैं उसको वार्तालाप से ही सॉल्व करें। और अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से ये चीजें आगे जाती हैं, क्योंकि किसी भी अभी तक देश ने सारे देशों ने, चाहे अमेरिका हो, यूरोप के काफी देश हो या ऑस्ट्रेलिया हो, सबने भारत को अनक्वेश्चन सपोर्ट दिया है इस केस में कि भारत जो भी करेगा ठीक करेगा। और सबने हर देश ने ये बोला है कि जितने भी आतंकी हैं ये पाकिस्तान के, जिन्होंने ये पहलगाम का जो आतंकी हमला करा है उसको चुन चुन के मारे, और जैसा भी मारे हम भारत के बिल्कुल साथ खड़े हैं। और अब ये पूरा ग्लोबल कम्युनिटी पे एक तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है, और पाकिस्तान एक तरीके से आइसोलेट होगा अब ग्लोबल कम्युनिटी पे, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ बीते दिनों में जो जितने भी दूसरी कंट्री के डेलीगेट्स हैं उनसे MEA ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत करी और उनको ब्रीफ करा है। तो इसका साफ साफ जाहिर ये है कि पूरा विश्व इस समय भारत के साथ है, और हम मान सकते हैं कि जितने भी आतंकी हैं, जितने भी 3-4 आतंकी हैं, ये जल्द ही मार गिराए जाएंगे। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी जारी है। NIA ने अब यहाँ पर पूरी जांच यहाँ पर करने की उसको गृह मंत्रालय ने सौंप दिया है। ऐसे में लगातार इस पूरे मामले को अपडेट्स हम दर्शकों को दे रहे हैं। इसी बीच बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम के हमले के बाद कश्मीर के टूरिज्म पर असर पड़ा है। जो लोगों ने कश्मीर टूर बुक की थी उन्होंने अब वो टूर कैंसिल कर दी है। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता टूरिज्म का जवाब टूरिज्म से देने की कार्यक्रम बनाया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 100 कार्यकर्ता इसी हालत में कश्मीर जाने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में वो कश्मीर जाएंगे। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुई घटना के बाद वहां का जो टूरिज्म है उसके ऊपर इफेक्ट हुआ है, लेकिन मनसे के जो नेता है संदीप देशपांडे हमारे साथ है, उन्होंने एक नया उसके बारे में सोचा है और नए सोच से वो कश्मीर जाने वाले हैं। क्या उनकी सोच है हम उनसे जानते हैं। संदीप जी बताइए कि क्या सोच है आपकी, ये जो टूरिज्म का जो आप मुद्दा जो आया है, इफेक्ट हुआ है उसके ऊपर, आपने क्या सोचा है? देखिए, आप अगर जियो पॉलिटिक्स देखेंगे जो भारत पाकिस्तान का है, तो साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि जो आतंकवादी हमला हुआ, टूरिज्म पे हमला हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि 370 कलम हटाने के बाद जिस प्रकार से कश्मीर के लोग मुख्य प्रवाह में आने की कोशिश कर रहे थे, आ रहे थे, उसको कहीं ना कहीं उसको डैमेज करने के लिए, उसको कट करने के लिए ये टूरिज्म पे हमला किया गया, ताकि टूरिज्म ठप हो जाए, टूरिज्म बंद हो जाए, और जो कश्मीर के लोग हैं जो मुख्य प्रवाह में आ रहे थे वो कहीं ना कहीं वापस आतंकवाद की ओर चले जाए, ये उनका मंसूबा था। और यही मंसूबा उनका कामयाब न होने की जिम्मेदारी हम सब भारतीयों पे है। और इसीलिए जो टूरिज्म की इकोसिस्टम बनी है वहाँ पे, वो इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और इसकी पहल हम हमारी ओर से कर रहे हैं। और हम पूरे देश में आह्वान करते हैं कि सभी लोग कश्मीर में टूरिज्म को जाए, ताकि वहाँ के जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं उनका जो रोजगार है वो बना रहे और वो वापस मुख्य प्रवाह की ओर चले जाए। आप किस तरह से, आपकी क्या स्कीम है, आप किस तरह से जाने वाले हैं, कौन कौन जाने वाले हैं? हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, हमने उनको आह्वान किया। 100 के ऊपर हमारे पास नाम ऑलरेडी आ गए हैं। यहाँ के जो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो टूर ऑपरेटर है राजा रानी ट्रैवल्स, वो 50 साल से आज कश्मीर की ट्रिप को अरेंज करते हैं। हमने उनसे संपर्क किया है। 1-2 दिन में आइटिनरी, डेट, बाकी सब चीज़ें वो बताएंगे, बजट वगैरह सब बताएंगे। उसके बाद हम वो फाइनल करेंगे। डर नहीं लगता आपको, इतना बड़ा हमला हुआ है, वापस हमला हो सकता है? नहीं, हम थोड़ी सीरिया जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, और कश्मीर हमारे देश में है, डरने की क्या बात है। और हमारे सैन्य के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। कैसे आपको सूझा ये, किस तरह से आप ये जो करने का सोच रहे हैं, टेररिज्म को जवाब टूरिज्म से देने की आप बात कर रहे हैं, तो कैसे सूझा आपको ये?
देखिए ऐसा है कि मैं मतलब सब न्यूज़ चैनल वगैरह जो देख रहे थे जो ये हादसा हुआ, तो कई एक काश्मीरी हमारे जो भाई है उनकी एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से टूरिज्म बढ़ रहा था तो उन्होंने एक गाड़ी से 2 गाड़ी ली ताकि उनको रोजगार मिले और किसी को रोजगार मिले। लेकिन वो इस चिंता में थे कि अभी अगर टूरिज्म ठप हो गया, लोग आना बंद हो गए, तो मैं इस गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कैसे चुकाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मेरे परिवार को मैं कैसे खाना खिलाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये समय है कि हमारे काश्मीरी भाई बहन जो है उनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा रहने का समय है, और इसीलिए हमने निर्णय किया। महाराष्ट्र निर्मल सिन्हा कहा जाता है कि वो परप्रांतियों के बारे में आप ज्यादा बोलते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आप ऐसा नहीं सोच रहे, आप कश्मीर के लोगों के बारे में सोच रहे, क्यों? देखिए ऐसा है, देश के ऊपर जब विपदा आती है तो आपको देश बनकर खड़ा रहना पड़ता है, और हमारा कहना ही ये है कि हर एक राज्य डेवलप हो, ताकि मुंबई के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर जो दबाव बन रहा है वो ना बने। अगर सभी राज्य डेवलप होंगे तो वहां से लोग यहाँ नहीं आएंगे, यही हमारी सोच है और इसी सोच से हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। वहीं पहलगाम हमले पर अविमुक्तेश्वरानंद का देश विरोधी बयान सामने आया है। चौकीदार आतंकवादियों को रोकने में नाकाम हुए ये बोलते हुए नजर आए। ये न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। सरकार के पास सिंधु नदी का पानी रोकने की व्यवस्था नहीं है। पानी रोकने की व्यवस्था करने में ही 20 साल लग जाएंगे बोलते नजर आए। सरकार जनता को बरगला रही है। अविमुक्तेश्वरानंद ये तमाम बड़ी बातें पहलगाम हमले के बाद बोलते हुए नजर आई हैं। सरकार जनता को बरगला रही है, इस तरह की तमाम बयान यहां पर बोलते हुए नजर आए। पानी रोकने की व्यवस्था करने में ही 20 साल लगेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद पहलगाम अटैक को लेकर ये तमाम बातें बोलते हुए आए हैं। क्या कुछ उन्होंने बोला, आइए ये भी आपको सुनवाएं। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये समझ से बाहर हैं। हमारा ये कहना है कि घटना बहुत बड़ी हुई है, इससे बहुत सारी शिक्षा समझ लेने की आवश्यकता है, सबक लेने की आवश्यकता है। और सबसे पहले जिन लोगों से ये चूक हुई है उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है और उनको दंडित करने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर कोई बाहरी है तो उसके ऊपर भी प्रहार करना चाहिए। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर आक्रोशित हुए अयोध्या के संत सुप्रसिद्ध कथा वक्ता करपात्री जी महाराज ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज किसी अच्छे
मनोचिकित्सक से अपना इलाज करवाएं। हम अयोध्या के नागा संत हैं, हमारे यहाँ अपना अखाड़ा होता है, आवश्यकता पड़ी तो हम भी पाकिस्तान को रौंदने के लिए हमेशा तैयार हैं। जिस प्रकार से अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो बयान है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, निंदनीय है। मैं इनके बयान का निंदा करता हूं। इस समय पूरे देश के लोग सदमे में है और अपने परिवारीजनों को लोग खोए हैं, लोग दुखी हैं। इस दुख के साथ जो उनको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और वह इस समय जो है आतंकवादियों को मनोबल ऊंचा करने का काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों का मनोबल ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है और ये जो है अनलगढ़ प्रलाप में बयान दे रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, उम्र की तगादा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये अपने विक्षिप्त मानसिक रोग को किसी विशेषज्ञ मानसिक रोग से जो है इलाज करा करके सही होने का काम करें। जब भारत में सनातन संस्कृति अपने उच्च शिखर पर है, भारत में सनातन संस्कृति को सरकार के संरक्षण में बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, मजबूती देने का काम किया जा रहा है, अपने देश के आराध्य के लिए, अपने जो है देश की प्रभुता के लिए, देश की स्वाभिमानता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के अस्तित्व के लिए जो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश के लोग भारत के साथ में है, पूरे विश्व भारत को समर्थन दे रहा है। इस समय यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान अत्यंत निंदनीय है। जब पूर्ववर्ती सरकारों में जब इनके ऊपर डंडे बरसते थे तब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। अब इस समय सनातन संस्कृति के लिए भारत सरकार जो है काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, तो ये जो है अनाप शनाप